बाराबंकी में सज चुका है सियासी जंग का मैदान। दांव पर लग गई है दिग्गज नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया और भाजपा की वरिष्ठ नेता राजरानी रावत की राजनैतिक आन बान और शान। कम उम्र में ही उत्तर प्रदेश की सियासत में तनुज पुनिया कमा चुके हैं बड़ा नाम। द इंडियन ओपिनियन से खास बातचीत में विपक्षी इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी तनुज पुनिया बोले, जनता का आशीर्वाद मिला तो बाराबंकी के साथ नहीं करेंगे झूठे वादे, दिल से करेंगे बाराबंकी के लोगों को विकसित और खुशहाल बनाने का काम। पूरा इंटरव्यू सुनिए और आप भी जानिए आपकी तरक्की के लिए क्या सोचते हैं तनुज पुनिया, किन मुद्दों पर जीतेंगे चुनाव। आप क्या देख पा रहे हैं बाराबंकी में कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो जरूरतें हैं लोगों की जो यहाँ के सत्ताधारियों ने जिन मुद्दों पर बातें तो की, काम नहीं किया। वो सारे वादे, कोई वादे तो पूरा किया हो उन्होंने, मतलब उन्होंने वादा करते हैं, बाद में खुद ही अमित शाह जी खुद ही अपने मुंह से कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था, आप भी कर देना। तो इस बार जो स्ट्रेटजी है वो क्या है और कौन से वो वीक पॉइंट्स है जिनको आपने आइडेंटिफाई किए हैं और जिस पर इस बार काम कर रहे हैं कि जो सफलता है वो एकदम सुनिश्चित हो सके। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, दोनों की विचारधारा एक है और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हिंदुस्तान को मुक्त कराया जाए। देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हैं, लेकिन बाराबंकी आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रहा है और आपके पास क्या विजन है कि बाराबंकी आत्मनिर्भर हो सके। चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हों, चाहे हमारी पार्टी के राहुल गांधी जी हों, दोनों का विजन देखिए वहाँ मूलभूत जरूरतों पे जाता है। अगर आप भाजपा के कार्यकाल में देख लीजिए तो केवल इन्होंने नाम बदले या मंदिर बनवाए हैं। अब राजरानी रावत आपके सामने हैं और कैसा कंपटीशन उनसे फील कर रहे हैं आप। जितने लोग जब निकल रहे हैं धीरे धीरे वो ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। हम जीत की स्थिति को पार कर चुके हैं और जैसे जैसे झूठ का ये पर्दा हटता जा रहा है लोगों की आंखों से, वैसे वैसे वो हमसे जुड़ते जा रहे हैं। सपा के विधायक इनके साथ लगातार चल रहे हैं। जो टीम आसपास वर्कर्स की, लीडर्स की, नेताओं की है उसमें कांग्रेस और सपा दोनों दलों के नेता हैं। तो इस बार कोई भी कसर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नहीं छोड़ना चाहते हैं और दोनों दलों के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, गांव-गांव में जो टीम है वो एकजुट होकर इस बार भाजपा से बाराबंकी लोकसभा जीतने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। तनुज से सबसे पहले बात करते हैं। तनुज, बाराबंकी की पॉलिटिक्स में अब अच्छा खासा वक्त आपको भी हो गया है और काफ़ी यहाँ एक्सपीरियंस भी आपको हो गया है, कई चुनाव आपने लड़े हैं। क्या वजह है कि लोग चुनाव के समय भावनात्मक हो जाते हैं? देखिए, भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। हमारा संविधान सबसे विस्तार रूप से लिखा गया संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है और ऐसे में हमारा जितना भी आम जनता है, आम पब्लिक है, उसके विचार जो है वो चौराहे पे रखे जाते हैं, चाय की दुकान पे सब लोग चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो लोग बहुत अवेयर हैं, हमारे क्षेत्र के चर्चा भी करते रहते हैं हर जगह। तो जब चुनाव आता है तो सबके जज्बात हैं वो ऊपर आने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। आपने अगर साल 2 साल पहले भी कोई गलती की होती है तो आपको याद दिलाई जाती है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया वो भी आपको याद दिलाया जाता है। आप खुद ही सोचते हैं कि हमने जो किया है, जो जितना किया है वो लोगों को बार बार बताएं, बार बार समझाएं। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर कोई का एक ओपिनियन है, हर कोई किसी की बात सुनता है। अगर मतभेद भी है विचारों में तो वो उस पर चर्चा बहस हो जाती है चाय पे, 1 घंटे बाद फिर सब कंधे पे हाथ डाल के लोग निकल भी जाते हैं। तो जनता तो है ही है यहाँ की, और क्योंकि चुनाव अब आ गया है तो हम लोग भी थोड़ा सा निकलते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं। वैसे आम समय में तो और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इस समय तो राजनीतिक चर्चा ही 99% समय होती है। तो अब सर्कल भी ऐसा हो गया कि बातें वही होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमेशा चर्चा राजनीतिक ही हो रही है। तनुज, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार आप वैसे मतलब फुल टाइम आप पॉलिटिक्स करते हैं। आपके फादर भी जब चुनाव लड़ते थे बाराबंकी से तो मुझे याद है कि पूरे वर्ष वो उपलब्ध रहते थे लोगों के लिए और आप भी उसी तरह उपलब्ध रहते हैं। आप क्या देख पा रहे हैं बाराबंकी में कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो ज़रूरतें हैं लोगों की जो यहाँ के सत्ताधारियों ने जिन मुद्दों पर बातें तो की, काम नहीं किया। वो कौन से विषय हैं जो लोगों को अभी भी तकलीफ दे रहे हैं, जिनका समाधान सत्ता में रहने वाले कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया? देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। दुगनी तो हुई नहीं आय, लेकिन खर्चे 4 गुना बढ़ा दिए। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे युवाओं को। 2 करोड़ नौकरी देने की बजाय
कोरोना काल और अंधाधुंध जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो है नौकरियां कम होने लग गई, प्राइवेटाइजेशन से नौकरियां भी कम हो गई काफी। तो ये सब मुद्दे हैं भाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि बुड़वल शुगर मिल से जो है धुआं निकलने लगेगा, एक बार आप जो वोट दे के जिता दो। और आज तक उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। आपने हेतमापुर का पुल बनने की बात कही थी, 17 में जब वो वोट मांगने आए थे तब उन्होंने कहा था कि बुढ़वल शुगर मिल चालू कर देंगे। हाँ, 17 में भी कहा था और 18 में भी कहा था। 2019 के चुनाव के लिए जब लोकसभा के लिए वो आए थे, पहले जब आए थे, हाँ, तो उन्होंने उधर भी कहा था और पुल की भी बात करी थी वहाँ हेतमापुर। सारे वादे, कोई वादे तो पूरा किया हो उन्होंने। मतलब उन्होंने वादा करते हैं, बाद में खुद ही अमित शाह जी खुद ही अपने मुंह से कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था, आप भी कर देना। तो वादे तो आप नहीं कहिए कि कोई पूरा किया हो। अच्छा, इस बार आप लोग सपा का जो परिवार है वो भी आपके साथ है और आपकी अपनी पूरी टीम, तो इस बार जो स्ट्रेटजी है वो क्या है और कौन से वो वीक पॉइंट्स है जिनको आपने आइडेंटिफाई किए हैं और जिस पर इस बार काम कर रहे हैं कि जो सफलता है वो एकदम सुनिश्चित हो सके? ये पिछली बार 2017 में जब गठबंधन हुआ था तो ऊपर ऊपर से गठबंधन हुआ था। लखनऊ में बैठे नेता, दिल्ली में बैठे नेता और जिले में बैठे नेता, उनके बीच में गठबंधन हो गया था। जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता था, जो असल में वोट दिलाता है, जो आपके लिए लड़ाई लड़ता है, आपके लिए संघर्ष करता है, उसका गठबंधन नहीं हुआ था। वो अपना अलग थे, वो अलग थे, तो उसमें विभाजन हो गया। इसीलिए 2017 में रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। अब हमें समय बहुत मिला है, काफी समय मिला है कि लोगों से चर्चा कर सके, लोगों से बात कर सके। जैसे आजकल मीटिंग हो रही है, शुरुआत हुई है, तो जब हम लोग निकलते हैं मीटिंग करने के लिए, कई सारी खामियां नजर आती हैं। तो उसको बैठ के चर्चा करके उसको दूर करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जितने वर्कर हैं वो आपस में मिल जाएं। जितने विचारधारा तो वैसे मिली हुई है, लेकिन वर्कर मिल जाए, दिल मिल जाए उनके, और साथ मिलके काम कर ले और सारा वोट पड़ जाए। यही एक लौती चुनौती है। बाकी तो रुझान अगर आप देख लें या गणित आप लगा लें तो गठबंधन की सीट ये क्लियर है। बाराबंकी जनपद हमारा जो है ये खेती किसानी वाला जिला है और अभी भी यहाँ पर जो मैक्सिमम फैमिलीज हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा देखें तो तमाम चुनौतियां हैं। लखनऊ के बहुत निकट होने के बावजूद यहाँ पर जो आधारभूत विकास की सुविधाएं हैं, हेल्थ के क्षेत्र में हो, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन की बात करें तो यहाँ से एक बड़ी आबादी मजबूर है, खास तौर पर नौजवानों की। नौजवान बड़ी संख्या में प्रतिदिन लखनऊ जाने के लिए विवश है, चाहे वो शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थी हों, छात्र छात्राएं हों, नौकरी पेशा लोग हों, अपने रोजगार के लिए जाते हों, उन्हें जाना पड़ता है, इलाज के लिए लोगों को जाना पड़ता है। बाराबंकी जनपद में आज तक कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। बाराबंकी जनपद में आज तक कोई भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। बाराबंकी जनपद में देवा रोड पर आसपास आप देखें तो एक तरफ तो गवर्नमेंट इन्वेस्टर समिट करती है, लेकिन तमाम फैक्ट्रियां पिछले कुछ दशकों में बंद हुई हैं। जो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की शासनकाल में कुछ फैक्ट्रियां लगी थी, कताई मिल और तमाम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, यहाँ पर बंद हो रही हैं लगातार। तो बाराबंकी जनपद आत्मनिर्भर बन सके। देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हैं, लेकिन बाराबंकी में उनके एमपी रहे, 2 टेन्योर उनके सांसदों का बीता, राज्य में भी सरकार है बीजेपी की। बाराबंकी आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रहा है और आपके पास क्या विजन है कि बाराबंकी आत्मनिर्भर हो सके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, आपने महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज की बात की। अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखें, क्षेत्रीय मैनिफेस्टो जो हमने बनाया है, घोषणा पत्र बनाया है, तो उसमें हर ब्लॉक में महाविद्यालय की घोषणा की है हम लोगों ने और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की। क्योंकि हम लोग सब समझ रहे हैं, देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हों, चाहे हमारी पार्टी के राहुल गांधी जी हों, दोनों का विजन देखिए वहाँ मूलभूत जरूरतों पे जाता है। उन दोनों ने हमेशा चाहा है कि जो जरूरत की चीजें हैं, बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेसवे उनके माध्यम से बने हैं, मेडिकल स्कूल कॉलेजेस सबके इन दोनों के माध्यम से आप बने हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स बने हैं। तो ये सारा उनकी मूल जरूरतों की बात करते हैं। अगर आप इनके भाजपा के कार्यकाल में देख लीजिए तो केवल इन्होंने नाम बदले या मंदिर बनवाए हैं। मंदिर का हम स्वागत करते हैं, मंदिर बहुत अच्छी चीज है, सबकी आस्था का सवाल है, लेकिन उसके अलावा भी तो हमें स्कूल, हॉस्पिटल, रोजगार, फैक्ट्री सब कुछ चाहिए। हमें किसानों का भला भी चाहिए, हमको युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, ये सब भी तो चाहिए साथ ही साथ। केवल आपने इकाना का नाम, अखिलेश यादव जी ने इकाना स्टेडियम बनाया, उसका नाम आपने बदल दिया, बस। और क्या काम किया? कुछ नया काम आपने कुछ किया हो तो बताएं। तो ये सब बातें हैं, ये सब आपको गहराई में जाएंगे तो पता चलेंगी। हम लोग तो हमेशा से प्रयास करते हैं कि यहाँ पे खुले। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी जो यहाँ हमारे जिले के नेता रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया है क्षेत्र के लिए।
शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर जगह आप क्षेत्र में निकलेंगे तो आप देखेंगे उनके जरिए बहुत सारे काम हुए हैं। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, दोनों की विचारधारा एक है। इसीलिए गठबंधन हुआ है, क्योंकि दोनों के विचारों में मेल है और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हिंदुस्तान को मुक्त कराया जाए। अच्छा, अभी तक आपके ओपोनेंट थे उपेंद्र रावत और उनका टिकट भी डिक्लेयर हो गया था बीजेपी से, किन्हीं कारणों से टिकट कैंसिल हो गया, एक वीडियो वायरल हुआ। एज अ पॉलिटिशियन आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में जनता को ये अधिकार है, जनता का अधिकार बनता है कि वो जान सके कि उसके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है? अगर कोई वीडियो वायरल हुआ और पुलिस में फिर कंप्लेंट हुई कि साहब ये फर्जी वीडियो है, डिफेम करने के लिए वायरल किया गया, साजिश हुई, तो आपको नहीं लगता कि इसकी सच्चाई पब्लिक को चुनाव के पहले पता चलनी चाहिए ताकि जनता एक अच्छा निर्णय ले सके चुनाव में? देखिए, जो जहां तक आपने कहा कि जस्टिस की बात करी है, तो न्याय तो भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में है ही नहीं। न्याय की बात उन्होंने कभी करी ही नहीं। कोई भी आप देख लीजिए, अगर कई सारे हैं, अजीत पवार वगैरह जितने हैं, इतने सारे उनके ऊपर मुकदमे थे, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगाए गए थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां छोड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए, वैसे ही काम खत्म, सारे मुकदमे धुल गए, बहुत अच्छे आदमी हो गए। तो आप न्याय की तो उम्मीद करिए मत भारतीय जनता पार्टी में। बाकी जो वीडियो की बात कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है। भाई वो किस तरह रहते हैं, किस तरह क्या करते हैं, हमें पता नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गलत है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और बेशक आपकी चुनाव से पहले उसका रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अब आएगा नहीं आएगा ये वो वही जानते हैं। लेकिन जो है, जिसने वो वीडियो वायरल किया है, जिसने बनाया है या उसको मिला है या वायरल किया है, तो वो बहुत खराब बात है। मतलब एक पूरे परिवार को आपने बर्बाद करने का काम किया है। आपने एक के ऊपर या तो झूठा इल्जाम लगाया है या फिर जो भी किया है, आपके मन में खोट था, आपने उसको बर्बाद करने का काम किया है। तो ये गलत है। मेरे ख्याल से जिसने वायरल किया है उसके ऊपर ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि आपको सवाल माननीय सांसद जी से पूछना चाहिए। अब राजरानी रावत आपके सामने हैं और उन्हीं से आपका चुनाव यहाँ माना जा रहा है कि भाई बाराबंकी में आप ही दो प्रबल कैंडिडेट्स हैं। तो राजरानी रावत, कैसा कंपटीशन उनसे फील कर रहे हैं आप? कैसी प्रतिस्पर्धा, और मान रहे हैं कि टक्कर बराबर की है? नहीं, देखिए, टक्कर तो है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना झूठ का जाल बुना हुआ है पूरे जिले भर में, उसके झांसे में अभी भी लोग हैं। लेकिन दिन ब दिन जो है, जैसे जैसे हम लोग निकल रहे हैं, माननीय विधायक जी निकल रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ, सांसद जी निकल रहे हैं, राम सागर रावत जी, जितने भी लोग हैं, राकेश वर्मा जी और सुरेश यादव जी, जितने भी, फरीद किदवई साहब, जितने लोग जब निकल रहे हैं, धीरे धीरे वो ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। हम जीत की स्थिति को पार कर चुके हैं। अब मार्जिन की बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनको बहुत देर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का विश्वास धीरे धीरे उठ रहा है और जैसे जैसे झूठ का ये पर्दा हटता जा रहा है लोगों की आंखों से, वैसे वैसे वो हमसे जुड़ते जा रहे हैं। जितना निकलेंगे उतना वोट बढ़ेगा। तो इस बार काफ़ी टाइम दिया है निर्वाचन आयोग ने कैंडिडेट्स को। बाराबंकी में 5वें चरण में मतदान होना है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर भी जोश कम नहीं हो रहा। ये कहा जा सकता है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही जोश भी बढ़ रहा है और लोगों के बीच जा रहे हैं जो कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ नेता, विधायक, सांसद। निवर्तमान सांसद तो यहाँ पर अपना टिकट लौटा चुके हैं। अब दूसरी कैंडिडेट जो बीजेपी की हैं वो भी मैदान में आ चुकी हैं।